वेलकम बच्चों, आपकी कक्षा डीजी 7 में आपका स्वागत है। आज हम छठी क्लास की गणित अध्याय 1 संख्याओं की जानकारी पर कुछ बातें करेंगे। बच्चों, आपने अपने पिछले वीडियो में संख्याओं के विषय में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त की हैं। अगर वह वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार पुनः देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ वे भी इसका लाभ ले सकें। आइए हम संख्याओं के विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने कई तरह की संख्याओं को देखा। दिए गए निश्चित अंकों की सहायता से भिन्न भिन्न संख्याएं बनाने के विषय में भी आपने जानकारी प्राप्त की। और जब आप संख्याएं बना रहे होंगे, जैसे अगर आपको 2, 5 और 7 तीन अंक दिए जाएं और आपसे कहा जाए इनसे अधिक से अधिक आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, आपने पिछले वीडियो में भी देखा है, आप जानते भी हैं। आप क्या करेंगे? इसे बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। हम एक तरीका लेते हैं सीधे, फिर हमने देखा 6 संख्याएं बनी। अगर यहाँ 4 अंक दिए होते, अगर 4 अंक होता तो कुल 24 संख्याएं बनती। 3 अंक थे, 6 संख्याएं बनी। अगर यहाँ पर 4 अंक दिया जाता आपको, अगर इसके साथ हम एक अंक और जोड़ लेते हैं 8 को, 4 अंक हो गए, तो इनकी सहायता से कुल 24 अंक बनते। कैसे? इसका कुछ निश्चित नियम है, प्रतिरूप पर आधारित होता है। आप पिछले वीडियो को देखें, इसके विषय में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। अभी हम पीछे नहीं जाएंगे, हम समझने का प्रयास करते हैं इस अध्याय पर। यहाँ पर हमें 6 संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अगर पूछा जाए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है या इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? बच्चों, आपने बहुत सारा खेल खेला होगा, कंचे और तरह के गोटियों से। आप के घरों में खिलौना आता है, मिठाइयाँ आती हैं, और आप सभी भाइयों में इनके बंटवारों को लेकर भी झगड़ा होता होगा। उसका वाला बड़ा है, मेरा वाला छोटा है, उसे ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला। यह एक गणित की परिकल्पना है। यहाँ पर हम संख्याओं की जानकारी ले रहे हैं, तो संख्याओं में बड़ी और छोटी को पहचानना आप पहले ही जान चुके हैं। आपको इस वीडियो के साथ कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि बहुत सी बिल्लियां पंक्ति में खड़ी हैं, और वे बिल्लियां जो खड़ी हैं सबका आकार अलग अलग है, और वे एक निश्चित आकार के हिसाब से खड़ी हैं। सबसे बड़ी बिल्ली आगे है, उसके पीछे छोटी बिल्ली है, उससे पीछे और छोटी बिल्ली है। इसी के साथ एक तस्वीर आपको और दिखाई दे रही होगी, कुछ बच्चियां खड़ी हैं। आप देख रहे हैं सबसे छोटी बच्ची सबसे आगे है, उसके ठीक पीछे उससे से थोड़ी बड़ी बच्ची आगे है, उसके ठीक पीछे उस बीच वाली बच्ची से और बड़ी बच्ची है। इस तरह से देखते हैं कि एक क्रम में सब खड़े हैं। इसे गणितीय भाषा में हम आरोही क्रम
या अवरोही क्रम करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं यह आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या है। पहले हम आते हैं आरोही क्रम पर। आरोही क्रम एंडिंग ऑर्डर। यह क्या है? अभी कुछ संख्याएं हमने लिखी थी, हम सारी संख्याओं को नहीं लेते हैं, कुछ संख्याओं को उसमें से हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा था यह संख्या जो उसमें बनी थी, आपको याद होगा, एक संख्या यह भी बनी होगी, आपको याद होगा, या आगे ध्यान दिए होंगे आप तो एक संख्या यह भी बनी होगी। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए इन्हें आप एक निश्चित क्रम में सजाइए, छोटे से बड़ी की ओर, इसमें आप पहचानेंगे कि सबसे छोटा कौन है। आप संख्याओं को पहचानना जान चुके हैं कि संख्याओं को, बड़ी और छोटी संख्या को कैसे पहचानते हैं, पिछले वीडियो में ही आपने देखा है। एक बार फिर आप कराऊंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप देखें, और आपके स्क्रीन पर भी उस वीडियो का लिंक दिखाई दे रहा होगा। आप उसे यूट्यूब में खोलें और उस वीडियो को एक बार निश्चित रूप से देखें। आप संख्याओं को कैसे पहचाने, बड़ा या छोटा में सीख चुके हैं। उसके आधार पर हम पहचान रहे हैं कि यह संख्या सबसे छोटी है। अब बच गई है दो संख्याएं। अब इन दोनों में से कौन संख्या छोटी है उसे हम लिखेंगे, और जो शेष संख्या बची उसे लिखेंगे। हो सकता है वो बहुत सारी संख्याएं दी हुई होंगी। इसी तरीके से आप संख्याओं को छोटे से बड़ी क्रम में सजा देंगे। यही है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। बच्चों, ठीक इसी का उल्टा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यही क्रम हमको करना है। इसमें अंतर क्या होगा, सबसे बड़े को हमको आगे रख देना है, उसके बाद जो बड़ा बचता है उसे लिखेंगे, और जो शेष संख्या बचेगी फिर उसे लिख देंगे। है ना, बहुत सरल। आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपने समझ लिया। कि पाठ्य पुस्तक में एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। पैटर्न को आप देखें। आप देख रहे हैं कि एक निश्चित पैटर्न पर कुछ संख्या लिखी हुई है। 9 में एक जोड़ा जा रहा है, 10 प्राप्त होता है। 99 में एक जोड़ा गया, 100 प्राप्त हुआ। 999 में एक जोड़ा गया, 1000 प्राप्त हुआ। 9999 में जब एक जोड़ा गया, 10,000 प्राप्त हुआ। बच्चों, यहां समझने का प्रयास करें। 9 क्या है? 9 एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक उसके एक कदम आगे जब हम बढ़ते हैं, 9 में एक जोड़ते हैं। संख्या रेखा को भी आप जानते हैं, संख्या रेखा पर जब हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होती है। 9 में हमने एक जोड़ा, हमें 10 प्राप्त हुआ। यह 10 क्या है? बच्चों, याद रहे, आप जानते भी हैं, 9 यदि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 10 दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 99 जहां 2 अंकों की बड़ी संख्या है, 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें जब हम एक जोड़ते हैं 100 प्राप्त होता है, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। उसी तरह 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जब इस पर हम एक जोड़ते हैं तो 1000 प्राप्त होता है, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह इस प्रयोग को आप आगे बढ़ा सकते हैं और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। आइए, इस तरह लिखते लिखते हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, और जब बहुत बड़ी संख्या हम लिख देंगे, अगर हमने लिखा
यह बहुत बड़ी संख्या हो गई। अब इससे अगर पूछा जाए आपसे कि आप बताइए कि अब इससे आप क्या पढ़ेंगे, बच्चों यहां पर आप ठिठक जाएंगे। संख्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप तुरंत, जैसे हमने 9 लिखा है, आपने कहा कि 9 है, हमने 2 9 कर दिया, आपने सीधे बोला 99 है, या इस पर हमने 1 9 और बचा दिया, आपने कहा 999 है। परंतु यह संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि आप एक साथ इसे तुरंत नहीं बता पाएंगे, और इसे बताने के लिए आप अल्प विराम का सहारा लेते हैं, कोमा का सहारा लेते हैं। कैसे? हमने 2 जगह अल्प विराम का प्रयोग किया। पहला अल्प विराम हमने इन अंकों के बाद डाला, दूसरा अल्प विराम हमने फिर 2 अंक के बाद डाला। अब इस संख्या को हम आसानी से पहचान सकते हैं, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, लेकिन इसे समझने के पहले हमें संख्यांकन पद्धति को समझना पड़ेगा। संख्यांकन पद्धति कि जो संख्याएं हम लिखते हैं उसे लिखने की क्या पद्धति है। संख्यांकन की अभी विश्व में एक खास पद्धति है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे। अभी हमें अपने देश का जो यहाँ पद्धति चल रही है या जिसका इस्तेमाल हम साधारण रूप में कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। उसका नाम है भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। भारतीय संख्यांकन पद्धति यह क्या है? हम एक संख्या लिखते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। अगर इसे पढ़ने के लिए आपको कहा जाए तो आपको काफी कठिन लगेगा, शायद आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसे हम सरल बनाने का प्रयास करते हैं। पहला जो इकाई तरफ से गिनते हुए हम इस पर अल्प विराम लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अभी हमने एक गिनती गिना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस इकाई, दहाई, सैकड़ा पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम 2-2 का जोड़ा लगाते हैं। अब यह जो जोड़ा हमने लगाया 2-2 का, पहली बार हमने 3 अंकों को लिया है, उसके बाद 2-2 अंक हमने लिया। यही भारतीय संख्यांकन पद्धति है। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ने के लिए हम इन 3 को सैकड़ा के रूप में लेते हैं, जो इकाई से संबंधित बना हुआ, इकाई अंकों से बना हुआ है। दूसरे को हम हजार के रूप में पढ़ते हैं। तीसरा जोड़ा जो है उसे हम लाख के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद हम करोड़ में पढ़ते हैं, और फिर इसे हम अरब में पढ़ते हैं। बच्चों, भारतीय संख्यांकन पद्धति बहुत विस्तृत है। यह हमारे ऐतिहासिक युग से यह गणना चली आ रही है। हमारे वेद शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, और अरब, खरब, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। पद्म, नील, इस तरह करके बहुत आगे तक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तक है। आप अपने वीडियो में अगला जो चार्ट आपके पास आ रहा है उसे आप ध्यान से देखेंगे। आप इस वीडियो को रोककर उस चार्ट को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारने का प्रयास करेंगे। उसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति की सारी इकाइयों का जिक्र है। अब
इसे अब पढ़ते कैसे हैं? हमने देखा कि हम अरब तक आ गए हैं। 2 का जोड़ा हो सकता है, यहाँ एक ही अंक बचा होता। 57 अरब 65 करोड़ 89 लाख 3,467। ये हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति है। परंतु यह पद्धति जो है सिर्फ हम भारतीय ही इस्तेमाल में लाते हैं। एक संख्यांकन पद्धति है जो पूरे विश्व में चलती है, जिसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मतलब सारे देश उसे मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या किया था? पहला जोड़ा 3 का बनाया था। पूरे में यही सिस्टम चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में शुरू से अंत तक यही सिस्टम चलता है। देख रहे होंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमने 2-2 का जोड़ा लगाया था 3 के बाद, इसमें हम 3-3 का जोड़ा लगा रहे हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा, जिसे हम 100 के रूप में निरूपित कर रहे थे, उसके बाद 1000 आया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1000 के बाद भारतीय संख्यांकन पद्धति में लाख आ रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लाख, करोड़ इत्यादि का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। आइए इसे हम लोग समझते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। बच्चों, इसे जिस तरह से हमने सैकड़ा में लिया था, सैकड़ा के रूप में पढ़ा था, यह सैकड़ा के रूप में पढ़ा जाएगा। उसके बाद यह जो 3 अंक है, यह 1000 के रूप में पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो 3 अंक है वह मिलियन के रूप में पढ़ा जाएगा, मिलियन। उसके बाद जो शेष तीसरा अगला जोड़ा मिला वह बिलियन कहलाता है। इसके आगे का जोड़ा ट्रिलियन कहलाता है। आपको इस वीडियो के तुरंत बाद इसी के साथ एक क्लिप दिया जा रहा है। आप उस क्लिप को ध्यान से देखें, वीडियो को रोककर उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में नकल करें। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की सारी इकाइयों का वर्णन उसमें है और एक इकाई भारतीय संख्यांकन पद्धति में कितने के बराबर होती है उसे भी स्पष्ट उसमें दर्शाया गया है। आइए इसे हम समझते हैं पढ़कर। इसे पढ़ने का क्या तरीका है। इसे पढ़ेंगे इस तरह से, 57 बिलियन 658 मिलियन। ध्यान दें बच्चों, जब भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम बात कर रहे थे तो बीच में 100 और 1000 का चर्चा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 57 बिलियन 658 मिलियन 903,467 यह संख्या ये है। आप संख्या को अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखकर दोनों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप हाट, बाजार, दुकान जाते हैं, घर से एक निश्चित प्लान करके। आपके घर में शादी हो रही है, आपका जन्मदिन आ रहा है, उसमें भी कुछ खर्च होना है। आप घर में बैठ के सोचते हैं क्या खर्चा हो सकता है, अनुमान लगाते हैं आप। अगर आपको अपनी पुस्तकें खरीदनी है, अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदनी है, कलम खरीदनी है, पेंसिल खरीदनी है, तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि कितना लग सकता है। किताब में 260 रुपया लगेगा, कॉपियों में हमें 140 रुपया लगेगा, कलम हमें 4 लेनी है, उसमें 30 रुपये लगेंगे, पेंसिल हमें 5 लेनी है, उसमें 15 रुपये लगेंगे, रबर खरीदनी है। इस तरह से आप अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम गणितीय भाषा में आकलन कहते हैं। आकलन। अगर हम बाजार जा रहे हैं,
हमें 266 रुपये की पुस्तक खरीदनी है और 138 रुपये की कॉपियां खरीदनी है। आप अनुमान लगा के बताइए, आप अपने बाबूजी से कितना पैसा लेंगे, अपने पापा से कितना रुपये की मांग करेंगे। आकलन का मतलब हुआ कि हमें सीधा जोड़ना नहीं है, एक अनुमान लगाना है हमें। किस तरह से हम अनुमान लगाएंगे कि अब 266 रुपया है, आने से हम 300 रुपये मांग सकते हैं। यह 138 रुपये है, हम इसे 100 रुपये मांग सकते हैं। अगर हम बाबूजी से 400 रुपये लेते हैं तो हो सकता है मेरा काम हो जाए। बच्चों, हमने जोड़ा नहीं है, एक अनुमान लगाया, आकलन। यह आकलन हम कैसे करेंगे, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए गणित में सन्निकटन या इसे हम लोग निकटन भी कर सकते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी आप बाजार जाते हैं, बहुत सी वस्तुएं हम देखते हैं। दवाई दुकान में हम जाते हैं, दवाई का दाम लिखा हुआ है 2 रुपये 80 पैसे। दुकानदार आपसे कितना लेता है? सहज रूप में आप कह सकते हैं 3 रुपये लेता है। किसी दवाई का दाम लिखा हुआ है 2 रुपये 20 पैसे, दुकानदार आपसे कितना लेता है? 2 रुपये लेता है। यही निकटन है, जिससे अंग्रेजी में सीधी भाषा हम लोग राउंड ऑफ भी कहते हैं। यह निकटन हम कैसे करते हैं, इसका कुछ नियम बना हुआ है, इसे हमें समझना होगा। नियम क्या है? निकटन करने के लिए हम साधारण रूप से, चूंकि आज 1 रुपये से कम का कोई भी सिक्का बाजार में नहीं है, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम निकटन का पहला तरीका जो लेते हैं वह 10 को आधार मान के। अगर आपको दिया जाए, बोला जाए 6 है, 5 है, 3 है, 9 है, 7 है, इसे आप निकटन करें। एक बार यहाँ पर आपको संख्या रेखा पर फिर आना पड़ेगा। संख्या रेखा पर जब हम आएंगे तो इनसे चलेगा 1 2 3 4 और इस तरह से 10 तक। अब हमें पहचानना है, हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह 5 जो है सिर्फ बीच में है संख्या रेखा पर, क्योंकि हम 10 के निकटन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं 6 कहां पर है? 10 के नजदीक में है। अगर शून्य से हम लेंगे तो 6 कहां है? 10 के नजदीक है, 10 के नजदीक है, इसलिए 6 को हम लोग सीधे 10 मान लेंगे। 5 कहां है? या 10 के नजदीक है। बीच का जो अंक होता है, चाहे संख्या होती है, उसे आगे ले जाया जाता है सन्निकटन में। ध्यान रहे, बीच में जो संख्या होगी ठीक मध्य में, उसे निकटन में आगे ले जाया जाता है, पीछे नहीं लाया जाता है। 3 को हम देख रहे हैं कि यह शून्य के नजदीक है, इसलिए 3 को हम लोग शून्य मान लेंगे। 9 10 के नजदीक है, इसे हम 10 मानेंगे। 7 10 के नजदीक है, इसे हम 10 मानेंगे। उसी तरह जब हम लोग 100 से निकटन करते हैं, जब हम लोग 100 से निकटन करते हैं, तो इसी को हम लोग समझ सकते हैं 10 का जोड़ा बना के, इसको हम लोग 10 20 30 40 इस तरह करके 100 तक ले गए, तो हम देखेंगे कि अगर 100 से निकटन हम कर रहे हैं, अगर यह 66 है तो यह 100 की ओर जाएगा। अगर यह 45 है तो यह किधर जाएगा? शून्य की ओर आएगा, क्योंकि यह ठीक आधा से पीछे है। अगर 50 है तो यह 100 पर निकटन होगा। इस तरह से सन्निकटन को हम लोग
करते हैं। 1000 की संख्या है, उसका भी निकटन होता है। तरीका सब में यही है। और निकटन के लिए एक व्यापक नियम बना हुआ है। व्यापक नियम क्या है, इसे आप समझ लें। अगर 29 को निकटन करना है, अगर 133 को निकटन करना है, 2557 को 77 को निकटन करना है, तो निकटन करने के लिए अगर सीधे आपसे पूछा जाए इन संख्याओं का निकटन कीजिए या सन्निकटन कीजिए, तो इसका सरल तरीका ये है कि हम देखेंगे कि संख्या कितने अंकों की है। यहाँ पर संख्या दाएं तक की है, दाएं तक की संख्या है, तो इसे हम 10 पर निकटन करेंगे। 10 पर निकटन करने का मतलब क्या होगा, 9 को हम 10 के नजदीक लेके जाएंगे या 30 बन जाएगा। अगर संख्या सैकड़े तक की है तो इसे हम 100 पर निकटन करेंगे, या तो खुद 100 है ही। 33 को हम देखेंगे कि यह 100 के ठीक में 50 होता है, या 100 के नजदीक है कि शून्य के नजदीक है। हम देख रहे हैं 33 शून्य के नजदीक है, ऐसी स्थिति में यह निकटन होकर 100 में आ जाएगा। 2577 है, या 4 अंकों की संख्या है 1000 तक की, तो इसे हम 1000 पर निकटन करेंगे। और निकटन करने के लिए हम किसको देखेंगे, 577 को। 577 शून्य के नजदीक है कि 1000 के नजदीक है, आप सीधे कह सकते हैं 1000 के नजदीक है, इसलिए यह खुद 1000 बन जाएगा। 2000 और 1000 यह हो जाएगा 3000। यह है सन्निकटन करने का तरीका। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से उसमें बहुत सारे अभ्यास दिए हुए हैं, उन्हें करने का प्रयास करें। वीडियो के साथ आपकी पुस्तक भी खुली रहनी चाहिए, तभी आपको पूरा पाठ समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रैकेट्स, कोष्ठक। कोष्ठक यह क्या है, दो भाई बहन बाजार जाते हैं और दोनों अपनी कापियां खरीदने गए हैं। 5-5 रुपये में एक कापी मिलती है। भाई ने कुल 8 कापियां खरीदी और बहन ने कुल 6 कापियां खरीदी। दोनों कापियों का दाम 5 रुपया करती है, प्रति कापी 5 रुपया का दाम है। भाई से बहन ने पूछा, भैया कुल कितना खर्च हो गया। भाई ने उसे कुछ इस तरह से जोड़ा, 8 कापियां यानी 8 गुना 5 बराबर 40 रुपये। फिर 6 कापियां 5 रुपया करके 30 रुपये, यानी कुल 70 रुपये हुए। बहन ने इसे इस तरह से जोड़ा, कॉपियों का दाम 5 रुपया ही है, जो भाई ने खरीदी उसका भी और बहन ने खरीदा है उसका भी। उसने क्या किया, 8 कॉपी भाई ने खरीदा है, 6 कॉपी बहन ने खरीदा है। 8 और 6, 8 और 6 को जोड़ा 14 हुआ। 14 को 5 से गुना किया 70 हुआ। आपको सरल कौन सा लगा? सरल तरीका यह है। यहीं पर हमें समझना है कोष्ठक को। बहन ने कोष्ठक का इस्तेमाल किया, भाई ने कोष्ठक का इस्तेमाल नहीं किया। आइए वो इसे समझते हैं कि कोष्ठक का इस्तेमाल बहन ने किस तरह से किया। बहन ने, भाई ने किया था 8 गुने 5 जोड़ 6 गुने 5 बराबर 70। बहन ने क्या किया, अब देखें 5 दोनों जगह पर है, 5 दोनों में है। बहन ने क्या किया, 5 को बाहर किया, सीधे 5 को एक जगह रखा और 8 जोड़ 6 और हल इस तरह से 70 का निकाला। यही है कोष्ठक। बच्चों, आप कोष्ठक को समझ गए हैं। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसे समझते हैं।
बड़ी कोष्ठक, जिसे हम इस रूप में दर्शाते हैं। मध्यम कोष्ठक, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं। और एक है छोटी कोष्ठक, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं। अब है कि कोष्ठक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। इससे हमें गणितीय गणना करने में क्या सरलता प्राप्त होती है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कहा जाए 108 को 105 से गुना कीजिए, आपको लगेगा कि कठिन है। आइए कोष्ठक की सहायता से इसका हम गुना करने का प्रयास करते हैं। 108 को हम 100 जोड़ 8 लिख सकते हैं। संख्याओं का विस्तार आप जान रहे हैं। संख्याओं का जो विस्तार हम करते हैं, इसे आप पहले से ही जान रहे हैं। हमने संख्याओं का विस्तार किया, इकाई को अलग कर दिया है, सैकड़ा को अलग कर लिया है। गुने जोड़ 5। अब हम क्या करेंगे, इस 100 से इस 100 को गुना करेंगे। 100 गुने 100, फिर जोड़ इस 100 को हम किससे गुना करेंगे, इस 5 से गुना करेंगे। इस 8 को फिर हम 100 से गुना करेंगे। 100 को हमें 5 से भी गुना करना है और फिर 8 को 5 से गुना करना है। अब इस तरह से जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको इस संख्या का हल सरलता से मिल जाएगा। यही है संख्या का विस्तार और कोष्ठक का प्रयोग। जब कोष्ठक का हम प्रयोग करेंगे तो इसे प्रसार को खोलने के लिए या कोष्ठक का इस्तेमाल करने के लिए बहुत से गणितीय प्रश्नों में आपको तीनों कोष्ठकों का इस्तेमाल हो सकता है। तो तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम छोटी कोष्ठक का काम करेंगे, फिर मध्यम कोष्ठक का काम करेंगे और तब अंत में बड़ी कोष्ठक का काम करेंगे। आगे है, हमने 2 तरह का संख्या पद्धति देखा था। एक था भारतीय संख्यांकन पद्धति और एक अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इन दोनों पद्धतियों में जो अंक लिखने की पद्धति है, जो हम अंक लिखते हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक जो अंक हम लोग लिखते हैं, यह पद्धति जो है यह देवनागरी कहलाती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अंकन की एक और पद्धति है जिसे रोमन पद्धति बोला जाता है। रोमन पद्धति, रोमन सिस्टम। आप अपने पाठ्यपुस्तक में भी देखते हैं बहुत से जो घड़ियां होती हैं उनमें जो 1 से 12 तक के अंक लिखे होते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि कुछ अंक अंग्रेजी के अक्षरों से लिखे होते हैं। ये क्या है? यह रोमन संख्यांक है। इनका मान, यह कैपिटल आई है अंग्रेजी का, यह 1 के बराबर होता है। जब 2 आई को हमने लिखा, यह 2 के बराबर है, यह 3 है, यह 4 है, यहाँ पर कैपिटल भी और उसके बाईं तरफ आई लगा हुआ है। यह 5 है, यह 6 है, 7, 8, 9, 10।
यह रोमन संख्यांक है, संख्याओं को लिखने का रोमन पद्धति है यह। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 3 तक तो हमने 3 आय का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हम 4 में गए तो हमने सिर्फ 1 आय का इस्तेमाल किया है, भी का इस्तेमाल किया है। भी अपने आप में एक संख्या है जो 5 के बराबर है। हमने यहाँ पर 4 आय का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? भी के बाएं तरफ हमने आय लिखा है। बच्चों, यहाँ पर याद रखेंगे आप कि जब संख्या बड़ी होती जाती है तो अगर कोई ऐसी संख्या में लिखनी है जिसका ठीक अगला मान हमें एक लिपि के रूप में, एक संकेत के रूप में उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में हम इसके सहायता से इसको लिखते हैं। यह 5 है, यहाँ पर 4 में लिखना था, हमने 5 को लिखा और बाईं तरफ 1 आय डाला। मतलब इसका होता है कि हमें 5 में से 1 घटा देना है, या 4 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 6 लिखा, हमने दाईं तरफ 1 आय लिखा है। इसका मतलब हुआ कि 6 में हमें 1 जोड़ना है, 5 में 1 जोड़ना है, या 6 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में हमने 2 जोड़ा, या 7 के बराबर हुआ। यहाँ 5 में हमने 3 जोड़ा, या 8 के बराबर हुआ। यहाँ पर हमने 10 में 1 घटाया, या 9 के बराबर हुआ। ये रोमन संख्या लिखने का एक तरीका है। इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आय जो है वह आय सिर्फ भी और x से घट सकता है, यानी 5 और 10 से घट सकता है। यह को हम सी डी एम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद x जो है, x सिर्फ l, m और c से घट सकता है। x l मतलब 50, c मतलब 100 और m मतलब 1000 से घट सकता है। और x के बाद क्या आता है? x के बाद बड़ी संख्या में आती है c। हम l को नहीं लेंगे इसलिए कि l 50 है। हमें जो भी संख्या हम ले रहे हैं, ध्यान देंगे आप, वह 1, 10 और 100 हमने लिया है। c d और m से घट सकता है। d मतलब 500 और m मतलब 1000 से घट सकता है। इस वीडियो के साथ रोमन लिपियों का भी एक चार्ट आपको दिया जाएगा, आप उसे भी ध्यान से देखेंगे और पाठ्यपुस्तक में दी गई सारी अभ्यास को आप बार बार दोहराने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।